डेफिनेशन देख लेते हैं यार पहले इसकी। कैपेसिटर में डेफिनेशन में अगर आप जाओगे फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर, तो किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए डिफाइन करते हो आप कैपेसिटेंस एज द रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन पोटेंशियल। फॉर एनी आइसोलेटेड कंडक्टर चार्ज और उस कंडक्टर का जितना पोटेंशियल होगा उससे डिवाइड करेंगे। V स्टैंड फॉर पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। तो इसमें मोस्ट कॉमन आपका स्फेरिकल वाला आता है। आइसोलेटेड कंडक्टर मतलब सिंगल कंडक्टर स्फेरिकल फॉर्म में रेडियस r का विथ अ चार्ज ऑफ कैपिटल Q। सिंगल आइसोलेटेड स्फेरिकल, तो आइसोलेटेड है, स्फेरिकल है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहना है। पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो कि स्फेरिकल कंडक्टर के पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज ऑलरेडी गिवन बाय K टाइम्स Q बाय R। तो बाय डेफिनेशन कैपेसिटेंस इसकी बन जाती है Q अपॉन V, और Q बाय V विल बी R अपॉन K, एंड K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो दिस बिकम्स 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू R। पहला रिजल्ट सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटेंस। वहीं पर अगर पेयर ऑफ कंडक्टर्स हो, तो फॉर अ पेयर ऑफ कंडक्टर्स विथ इक्वल अपोजिट चार्जेस, दो कंडक्टर्स में इक्वल अपोजिट चार्ज होगा, तो उस केस में ऐसे डिफाइन कर देते हैं। अगर आपके पास कंडक्टर 1 है जिसपे प्लस Q का चार्ज है और उसके साथ एक दूसरा कंडक्टर है माइनस Q का चार्ज, कंडक्टर 1 विथ प्लस Q एंड कंडक्टर 2 माइनस Q चार्ज का, और इनमें पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम मान लें डेल्टा V, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस डिफाइंड है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किसी भी एक कंडक्टर पे एंड डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पोटेंशियल बोल रहा हूँ कंडक्टर का चार्ज अपॉन कंडक्टर का पोटेंशियल, क्योंकि ये सिंगल कंडक्टर है। दो कंडक्टर्स जहाँ पर होंगे वहां पर दोनों कंडक्टर में इक्वल अपोजिट चार्ज हैं, तो किसी भी एक कंडक्टर के चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय दोनों कंडक्टर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कंडक्टर के बीच में कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर कंडक्टर 1 से कंडक्टर 2 की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E मान लें, जो कि यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, कंडक्टर के ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए जो आपको लॉजिक बताया जा चुका है, इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr बिटवीन द पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। ठीक है, ये तो डेफिनेशन है हमारी, जस्ट कैपेसिटेंस की डेफिनेशन सिंगल कंडक्टर के लिए फॉर अ पेयर ऑफ कंडक्टर्स के लिए। नोट कर लें, तो जानते भी होंगे क्लास 12 में ये सब ऑलरेडी डेफिनेशन बताई जा चुकी है। लिख लिया? यस सर। यस सर। ठीक, तो हम लोग मेनली इसके ऊपर बात करेंगे। सिंगल कंडक्टर का एक ही केस है, वो भी स्फेरिकल है। यही वाला आर्टिकल हमारे सिलेबस में आता है। बाकी पेयर ऑफ कंडक्टर्स में आते हैं। पेयर ऑफ कंडक्टर कई तरीके के होते हैं। पेयर ऑफ कंडक्टर के तीन जो कॉमन केसेस हैं वो ये हैं कि अगर हमारे कंडक्टर पैरेलल प्लेट्स के फॉर्म में है, जो हमारे दो कंडक्टर्स हैं अगर वो ज्योमेट्रिकली पैरेलल प्लेट्स के फॉर्म में है तो उसको बोल देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका मतलब कंडक्टर 1 कंडक्टर 2 ज्योमेट्रिकली पैरेलल प्लेट्स हैं, और अगर ये ज्योमेट्रिकली पैरेलल प्लेट्स हैं, आइडेंटिकल हैं, लार्ज साइज के हैं और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स नेग्लिजिबल है, तो दो लार्ज साइज के कंडक्टिंग प्लेट्स विद अ वेरी स्मॉल सेपरेशन स्मॉल d, प्लेट एरिया कैपिटल A, और इनकी कैपेसिटेंस डिफाइन कर दी होगी। तो कैपेसिटेंस, हालांकि ये वाले तो बेसिक रिजल्ट में पता है,
इन जनरल बोल रहा हूँ कि कैपेसिटेंस कहीं पर भी कैलकुलेट करने को दिया जाए तो सबसे उसका तरीका ये रखोगे, आप सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे गॉस लॉ से। गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और फिर चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे। यही स्टेप है कैपेसिटेंस को डिराइव करने का। गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस, और आखिरी में चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस करके किसी भी सिस्टम की कैपेसिटेंस निकाली जा सकती है। एक बार ब्रीफली इसको देख लेते हैं कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की बात करें, अगर एक प्लेट पर प्लस क्यू का चार्ज है और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू का चार्ज है, तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इनका, प्लस क्यू और माइनस क्यू अगर चार्जेस हैं इनके, तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका है, टोटल चार्ज का हाफ हाफ बाहर वाली साइड पर रखेगी। प्लस क्यू माइनस क्यू की टोटल वैल्यू हो गई 0, सो आउटर साइड्स पर 0 चार्ज, इधर के आउटर साइड पर भी 0 चार्ज। ये सारे चार्जेस इनर साइड्स पर जाएंगे, अंदर वाली साइड में एक तरफ प्लस क्यू और एक तरफ माइनस क्यू का चार्ज। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू प्लेट्स के केस में नॉर्मल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, यूनिफॉर्म आती है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हो आप। पैरेलल प्लेट्स में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिसकी वैल्यू बड़ी इजीली निकाल सकते हो उस प्रॉपर्टी से कि कंडक्टर के सरफेस पर, कंडक्टर के इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा एट दिस पॉइंट विल बी क्यू अपॉन ए एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस पर होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कंडक्टर्स भी है, बिकॉज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल सरफेसेस होती है, पैरेलल शीट्स की, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट वैल्यू। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस आप इजीली निकाल सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, जो कि क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन 0, और यहाँ से क्यू अपॉन डेल्टा वी जिसको कैपेसिटेंस कहेंगे, तो वो इजीली प्रूफ हो जाता है क्यू अपॉन डेल्टा वी विच इज कैपेसिटेंस इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन बाय डी। कोई इश्यू होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर कुछ पूछना चाह रहे हो आप कहीं पर भी तो बता दो। नो सर। नो सर। ठीक नो सर। ठीक। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बहुत बेसिक डेरिवेशन होती है कि कैपेसिटेंस इज ए एप्सिलॉन बाय डी। ये ऑब्वियस है कि जो कैपेसिटेंस है उसकी डेफिनेशन तो हम चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस से ले रहे हैं। चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस इज द डेफिनेशन फॉर कैपेसिटेंस। बट डेरिवेशन के बाद समझ में आ जाता है कि कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पे ही डिपेंड नहीं करता। वो भले ही ये क्यू अपॉन डेल्टा वी है, बट कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट होता है चार्ज के, कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट है पोटेंशियल डिफरेंस के। वो बेसिकली ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड करने वाली क्वांटिटी है, लाइक एरिया ऑफ प्लेट्स कितना है, एप्सिलॉन जो कि एक तरीके से मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि दोनों प्लेट्स के बीच में कौन सा मीडियम है, और डी प्लेट सेपरेशन कितनी, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। तो ये बेसिक पॉइंट्स नोट कर लेते हैं कि कैपेसिटेंस इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस। और दूसरा पॉइंट आप कह सकते हो कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स। ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स मतलब कि एरिया, सेपरेशन, मीडियम एंड मीडियम तीसरी पॉइंट। ये भी साफ दिख रहा है आपके फॉर्मूले से, जो बहुत एलिमेंट्री लेवल का पॉइंट है कि कैपेसिटेंस इस केस में प्रोपोर्शनल टू द एरिया है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। क्यू और डेल्टा वी के इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये होता है कि जब चार्ज डबल होगा, जब चार्ज की क्वांटिटी डबल होगी तो उसी प्रोपोर्शन में पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा। चार्ज को हम 1/2 करेंगे, हाफ करेंगे, तो उसी रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस भी हाफ हो जाएगा।
मतलब ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के प्रपोर्शन में चलेगी, ये डबल तो ये भी डबल, रेशियो कांस्टेंट रहेगा, ये हाफ करेंगे तो ये भी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगी। यानी आप कह सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड क्यू दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है यहाँ तक? यस सर। ठीक, इसके बाद आते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर्स के ऊपर। पहले जो तीनों बेसिक वाले हैं वो निपटा देते हैं, पैरेलल प्लेट, उसके बाद स्फेरिकल कैपेसिटर्स। स्फेरिकल कैपेसिटर्स में दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, लाइक एक स्फीयर, उसके इनसाइड एक और स्फीयर है, दो स्फीयर्स हैं, मतलब एक का रेडियस ए मान लेते हैं, एक का रेडियस बी। एक स्फीयर के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे स्फीयर पर माइनस क्यू चार्ज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले कंसेप्ट लगाओगे तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर भी देख सकते हो, अगर एक पर प्लस क्यू और एक पर माइनस क्यू है तो ये दोनों चार्ज अंदर वाली साइड्स पर जाएंगे। अंदर वाले स्फीयर की इनर साइड पर कोई चार्ज नहीं होगा और आउटर वाले स्फीयर के आउटर साइड पर कोई चार्ज नहीं होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे दोनों कंडक्टर के बीच में किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पर। तो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई अगर एक पॉइंट चूज कर ले जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा तो गॉस लॉ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाओ, यहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो गॉसियन सरफेस बनेगी उसके हिसाब से लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। तो जो हमारा गॉसियन सरफेस है उसका एरिया लिखेंगे 4πr², और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इट शुड बी चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। इस गॉसियन सरफेस के अंदर प्लस क्यू का चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ये थोड़ा पैरेलल प्लेट से डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं आ रही। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड r² पे डिपेंडेंट, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में नहीं था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, स्फेरिकल कैपेसिटर्स में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन चीजों का आगे के न्यूमेरिकल्स में काफी काम आने वाला है। हो सकता है कि अभी आप इस डेरिवेशन में इसकी सीरियसनेस ना समझ में आए। इनमें आगे जब डाइलेक्ट्रिक्स आते हैं, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स आते हैं, ब्रेकडाउन के न्यूमेरिकल्स होते हैं जो थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चंस हैं, उनमें इन बातों का काफी यूज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में तो यूनिफॉर्म प्रोड्यूस होती है, स्फेरिकल में नॉन यूनिफॉर्म है, और ऑब्वियसली अगर प्रोपोर्शनल टू 1/r² है तो ये क्लियर है कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अंदर वाले कंडक्टर के सरफेस पर होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, एंड मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले कंडक्टर के सरफेस पर होगी। ये भी ऑब्वियस है गॉस लॉ के हिसाब से कि अंदर वाले कंडक्टर के इनसाइड अगर कोई पॉइंट चूज करते हैं आप यहाँ कहीं पर एट दिस पॉइंट, तो जब यहाँ पर हम कोई गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो उसमें कोई चार्ज नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी 0। सिमिलरली अगर हम बाहर वाले कंडक्टर के बाहर किसी पॉइंट पर चले जाए और यहाँ पर भी अगर एक गॉसियन सरफेस बनाए तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर प्लस क्यू और माइनस क्यू विच मीन्स के टोटल चार्ज 0 आएगा, तो बाहर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। और ये सब आइडियल कैपेसिटर्स की प्रॉपर्टीज होती है कि आइडियल कैपेसिटर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं वो सिर्फ बिटवीन द कंडक्टर्स, दोनों कंडक्टर के बीच में जो स्पेस होगी खाली वही स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी जितने भी आइडियल कैपेसिटर्स हो उनकी ज्योमेट्री चाहे जैसी भी हो, ज्योमेट्री वो रेक्टेंगुलर प्लेट्स के फॉर्म में हो, स्फीयर के फॉर्म में हो, चाहे वो सिलेंडर्स के फॉर्म में हो, जितने भी कैपेसिटर्स हैं वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे ओनली इन दैट स्पेस जो बिटवीन द टू कंडक्टर्स होगी। उसके अलावा वो कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो यूनिफॉर्म प्रोड्यूस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को या नॉन यूनिफॉर्म प्रोड्यूस करना है, ये कंडक्टर की ज्योमेट्री पर डिपेंडेंट है। पैरेलल प्लेट्स में यूनिफॉर्म, स्फेरिकल में नॉन यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, जो भी आपको सजेस्ट किया गया था मेथड कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करें।
तो Q by 4 pi epsilon naught R square into dr, और इंटीग्रेशन होगा अंदर वाले सरफेस से बाहर वाले सरफेस के लिए, यानी कि रेडियस A से रेडियस B तक। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा -1/r, उसको जब लिमिट्स रखोगे तो ये 1/a माइनस 1/b। एंड देन कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए Q by डेल्टा V लगाओगे। Q by डेल्टा V के हिसाब से ये वैल्यू कुछ इतनी आएगी, 4 pi एप्सिलॉन A into B अपॉन B माइनस A। स्टैंडर्ड फॉर्म से याद करने वाले हैं। को भी कंप्लीट करो तो फिर और आगे बताएं दूसरे केसेस। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, Yes, sir. पैरेलल प्लेट स्फेरिकल। देखो हमें 2-3 बातें याद रखनी पड़ेगी। ट्रस्ट मानिए न्यूमेरिकल्स बड़े आसान हो जाते हैं और ये चीजें माइंड में रहती हैं हमारे। पहली बात तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है, हम लोग एज ए स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि डेरिवेशन में हमारा इंटरेस्ट होता नहीं है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि हम डेरिवेशन को समझें। जैसे हम लोग के दिमाग में ये आ जाता है कि क्या करना, डेरिवेशन करके हमको फॉर्मूला याद है तो मेरा न्यूमेरिकल हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल जो होते हैं वो फंडामेंटल स्टेप के ऊपर होते हैं, मतलब डेरिवेशन के ही स्टेप के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। और देखो ये जो फॉर्मूला था ना, इसीलिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब पोटेंशियल डिफरेंस वाला लेक्चर दे रहे थे आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, तो इसीलिए हम कैपेसिटेंस की मेथड ले रहे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना इजी पड़ता है अगर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद रहे। इसके बाद तीसरा जो कॉमन केस आता है वो है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, जिसमें दोनों कंडक्टर्स सिलेंडर के फॉर्म में रहेंगे। तो इस केस में क्या आंसर बनना है वो देख सकते हैं। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स मतलब कि एक दो सिलेंडर्स हैं विद सेम एक्सिस, कॉमन एक्सिस के ऊपर एक सिलेंडर, इसके इनसाइड एक और सिलेंडर डाल देते हैं। तो ये हमारे कंडक्टर्स हैं दो सिलेंडर्स के फॉर्म में। लेंथ इनकी L मान लीजिए, अंदर वाले की रेडियस A और बाहर वाले की रेडियस B। सिमिलर प्रोसेस फिर लगाएंगे। अंदर वाले कंडक्टर को प्लस Q चार्ज दे देते हैं, और क्योंकि ये बार बार कंडक्टर्स हैं तो ये सारे चार्ज सरफेसेस के ऊपर होंगे। तो प्लस Q चार्ज अंदर वाले सिलेंडर के सरफेस पर और माइनस Q चार्ज बाहर वाले सिलेंडर के सरफेस पर। प्लेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, 2-3 बातें याद रखनी होती हैं। डायरेक्शन क्या है, फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो प्लेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के परपेंडिकुलर दिखाओ। स्फीयर और सिलेंडर के न्यूमेरिकल जहां पर भी दिख जाए आपको, स्फीयर सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियल डायरेक्शन से। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में ही रहेगी और सिर्फ दोनों सिलेंडर्स के बीच में ही रहेगी। आउटसाइड द सिलेंडर्स कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इनसाइड द सिलेंडर्स भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के दो बहुत ही बेसिक एलिमेंट्स हैं, एक कैपेसिटर और इसके आगे चल करके मैग्नेटिज्म में एक एलिमेंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं इंडक्टर। कैपेसिटर, इंडक्टर। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला डिवाइस है, इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला डिवाइस है, और काफी हद तक एनालॉग है इनके बीच। तो अगर हमें कैपेसिटर की प्रॉपर्टी थोड़ी सी क्लियर होती है तो इंडक्टर और सेल्फ इंडक्टेंस समझने में आसानी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टाइम पर। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं यार, इनसाइड आउटसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, सिर्फ दोनों कंडक्टर के बीच में होगी। फिर मुद्दा ये आता है कि ये यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो प्लेट के अलावा कहीं भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती है, ये याद रख लो। तो और कितनी आएगी उसके लिए आप एक गॉसियन सरफेस बना लें। स्मॉल आर रेडियस का अगर हम एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएं, स्मॉल आर रेडियस का कोई एक गॉसियन सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल आर रेडियस के सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया वो हो जाएगा 2 पाई r इंटू एल और इक्वल्स टू चार्ज बाई एप्सिलॉन 0। और स्मॉलर रेडियस का जो गॉसियन सिलेंडर बनाएंगे नेचुरली उसके अंदर प्लस Q का चार्ज आएगा।
सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर पे डिपेंडेंट है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्मॉल आर एल पर। कैपिटल Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 R इंटू एल। ऑब्वियसली E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R, नॉन यूनिफॉर्म। तो इसमें भी यही होगा, अंदर वाले कंडक्टर पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर वाले कंडक्टर पर मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम फील्ड मिनिमम फील्ड। और फिर वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके इंटीग्रेशन से आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर करेंगे जब, और इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर में वेरिएबल आर की लिमिट अंदर वाले रेडियस ए से बाहर वाले रेडियस बी तक। तो यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू जब इंटीग्रेशन कर लेंगे तो इंटीग्रेशन के बाद कुछ ऐसा आएगा, क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन एल इंटू नेचुरल लॉग बी बाई ए, एंड देन बेसिक्स की कैपेसिटेंस क्यू बाई डेल्टा वी है, वो रहता है 2 पाई एप्सिलॉन इंटू एल डिवाइडेड बाई एल एन ऑफ बी अपॉन ए। तो ये तीन तो हमारे फंडामेंटल्स हो गए, तीन बेसिक कैपेसिटर्स जो हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, और एक चौथा था अ सिंगल कंडक्टर, सिंगल स्फीयर। सिंगल स्फीयर की कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ठीक है, यहाँ तक आप नोट करो, फिर बताएं यार। इसके बाद आप थोड़ा सा मेन पार्ट स्टार्ट करें। यस सर। ठीक है पूरा। यस सर। ठीक, इसके बाद हम मेन पार्ट करते हैं। ये तो हो गया हमारे बेसिक मेथड्स कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के जो बेसिक रूल्स है, और ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, अब हमें याद भी रखने पड़ेंगे, ये सब याद रखने पड़ते हैं कैपेसिटेंस। मैं बता रहा हूँ कैपेसिटेंस के एडवांटेज क्या है, कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद करने से सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि कैपेसिटेंस अगर याद है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जा सकता है। कैपेसिटेंस अगर याद है तो एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है हाफ CV स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, जो कैपेसिटर के एनर्जी का फॉर्मूला है। पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी दो निकालने के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला काफी हेल्प करता है। अब कुछ हम इनसे बियॉन्ड चलते हैं। ये तो हो गए अपने जो बेसिक एलिमेंट्स थे, इनके बियॉन्ड आते हैं जरा। अब जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि अब थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप के हैं, लाइक क्वेश्चन इस तरीके का है, देयर इज अ प्रॉब्लम की एक स्फीयर है हमारे पास है ऑफ रेडियस R1, एक और स्फीयर है हमारे पास रेडियस R2 का, टू कंडक्टिंग स्फीयर्स, टू कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस R1 रेडियस R2 के, एंड दे आर सेपरेटेड फार इनफ, डिस्टेंस D बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा का मतलब एक बार फिर से ये उस सेंस में कहा जाता है, टू स्फीयर्स आर सेपरेटेड फार अवे, इस सेंस का मतलब ये होता है कि इंडक्शन वाला कोई इफेक्ट नहीं होगा, एंड दे आर ज्वाइंड बाय अ वायर, कनेक्टेड बाय दिस वायर। अब पूछा जाए कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम। चार बेसिक केस करने के बाद इस तरीके के न्यूमेरिकल सब पूछ रहे हैं आपसे कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कंडक्टिंग स्फीयर्स। सर पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 हो जाएगा ना? तो पहले तो आप आइडेंटिफाई करिए ये क्वेश्चन पेयर ऑफ कंडक्टर वाला है या फिर सिंगल कंडक्टर वाला है। दो तरीके के कैपेसिटेंस होने हमारे पास, पेयर ऑफ कंडक्टर। बस ध्यान से, अच्छा ध्यान से, Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे या फिर कैपेसिटेंस निकालने के लिए Q अपॉन V लगाओगे? Q upon V लगा तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा दोनों का, तो यहाँ V लगा पोटेंशियल देंगे। डिफरेंस होगा ही नहीं कोई, दोनों कंडक्टर आपस में ज्वाइंड है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो ये पेयर ऑफ कंडक्टर वाला केस नहीं है, ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर ही माना जाएगा। ठीक है, अब ये सब एक्चुअली क्वेश्चन में बताते नहीं है ना, वो लोग इतना क्लियर थोड़ी लैंग्वेज होती है कि हमें सब कुछ लिखा हो, हमें खुद ही सोचना पड़ता है कि हमें डेल्टा V वाला कंसेप्ट चाहिए कि V वाला कंसेप्ट चाहिए। तो बेसिकली ये दो कंडक्टर जरूर हैं, बट क्योंकि ये वायर से कनेक्ट हो चुके हैं इसलिए इनको हम एक सिंगल कंडक्टर मानते हैं।
एक सिंगल कंडक्टर मान लें और लेट क्यू चार्ज इज गिवन टू इट, लेट क्यू चार्ज इज गिवन टू दिस सिस्टम। और जब हम क्यू चार्ज सिस्टम को देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक लेक्चर में डिस्कशन हुआ था हमारा इसके ऊपर, इसकी एक टेबल बनवाई थी हमने, और उसमें ये कहा था कि जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है रेडियस के रेशियो में। यस सर। तो कैपिटल क्यू जब दोगे आप सिस्टम को तो ये रेडियस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दोनों के ऊपर। वो R1 D अपॉन R1 प्लस R2 आता था चार्ज। नहीं, डी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा। रेडियस के रेशियो में इस कैपिटल क्यू को दोनों अलग अलग स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब इस कैपिटल क्यू का कुछ पार्ट यहाँ पर आना है, कैपिटल क्यू का कुछ पार्ट यहाँ आना है, तो वो कितना कितना आएगा इन द रेशियो ऑफ R1 एंड R2। तो चार्ज कमिंग टू द लेफ्ट स्फीयर विल बी Q R1 by R1 plus R2, और इस चार्ज का यहाँ पर जो कंसेप्ट जाएगा वो जाएगा Q into R2 डिवाइडेड बाय R2 plus R1। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा जो ऑलरेडी बताया जा चुका है कि अगर दो स्फीयर्स फार इनफ हो, दे आर फार अवे, और उनको एक कंबाइंड चार्ज दे, मतलब क्यू चार्ज किसी एक कंडक्टर को नहीं दे रहे हैं आप, क्यू चार्ज, और अगर हम एक कंडक्टर को भी देंगे तो वो सारा चार्ज एक कंडक्टर पर रहेगा भी नहीं, वायर से ज्वाइन होने की वजह से ये चार्ज ऑटोमेटिकली अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा इसी तरीके से। और अब हम पोटेंशियल निकालेंगे, और पोटेंशियल दोनों कंडक्टर का सेम है। वायर से ज्वाइन होने की वजह से जितना पोटेंशियल लेफ्ट वाले कंडक्टर का है उतना ही राइट वाले कंडक्टर का भी है, सेम पोटेंशियल पे है दोनों। तो वो पोटेंशियल किसी भी एक साइड से निकाल सकते हो, चाहे इधर वाले साइड से निकाल लीजिए चाहे इधर वाले साइड से निकाल लें। और अगर हम इधर वाले साइड से पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे के चार्ज ऑफ दिस कंडक्टर डिवाइडेड बाय के क्यू अपॉन इट्स रेडियस, और क्योंकि ये फार इनफ है तो इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कंसिडर नहीं करेंगे। और अब हम Q by V डेफिनेशन लगा देंगे। Q by V सिस्टम की कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम विल बी कैपेसिटेंस फॉर दिस सिस्टम विल बी बाय डेफिनेशन Q by V। और Q by V जब निकालोगे यहाँ पर दिस इज Q एंड दिस इज V, तो Q by V जब करेंगे और K को रखेंगे, K की भी वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ये अल्टीमेटली आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा 4 पाई एप्सिलॉन R1 प्लस R2। चेक करके देख लो सिस्टम की कैपेसिटेंस। यस सर। यस सर। सिस्टम की कैपेसिटेंस। जबकि यहीं पर हम लोगों ने अभी जो लेक्चर स्टार्ट किया, सबसे पहला आर्टिकल हमारा ये था कि अगर कोई सिंगल स्फीयर होता, ओनली अ सिंगल स्फीयर नथिंग एल्स, तो एक सिंगल स्फीयर, सिंगल आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, अगर ये स्फीयर आइसोलेटेड होता, अकेला होता, ये स्फीयर ना होता, यहाँ पर सिर्फ यही वाला स्फीयर होता, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसकी कैपेसिटेंस आई थी 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R1। और अगर ये स्फीयर ना होता, सिर्फ ये होता, सिर्फ यही स्फीयर हमारे पास होता, तो हम कहते हैं कि कैपेसिटेंस होती 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2। और जब दोनों कंडक्टर्स हैं और आपस में ज्वाइंट भी है, तो हमारी टोटल कैपेसिटेंस आ रही है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R1 प्लस R2, विच इज जस्ट लाइक C1 प्लस C2। यानी कि दो आइसोलेटेड कंडक्टर्स अगर फार अवे हैं, टू आइसोलेटेड कंडक्टर्स फार अवे, फार अवे का मतलब ये हुआ, फार अवे का मतलब ये हुआ कंडक्टर 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडक्टर 2 के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, और कंडक्टर 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडक्टर 1 के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। तो basically two capacitors are joined by a wire, तो इट इज लाइक C1 प्लस C2। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के हिसाब से अगर आप सोचे तो ये किस टाइप का कॉम्बिनेशन माना जा सकता है कि ये दो कैपेसिटर तो सीरीज में कनेक्टेड हैं, या तो ये दो कैपेसिटर तो पैरेलल में कनेक्टेड। पैरेलल में C1 प्लस C2 आ रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला अगर थोड़ा सा 12th क्लास का याद है
तो C1 प्लस C2 तब लगाते थे जब दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो आप ये मान सकते हो कि ये दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है। और ऐसा क्यों मान सकते हैं कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है? क्योंकि जो हम चार्ज सिस्टम को दे रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, कुछ यहाँ कुछ यहाँ, और उसके बाद ये सेम पोटेंशियल पर भी आ रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा बहुत याद है कि सीरीज और पैरेलल में कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसके कैपेसिटर सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे रहते हैं, मतलब वोल्टेज सबका सेम आता है? पैरेलल 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 में, इसीलिए पैरेलल जैसा ही बिहेव भी कर रहे हैं। बट अगर हमें कॉम्बिनेशन का नहीं भी आइडिया है ना, तो हम अपने फंडामेंटल डेफिनेशन पे जाएंगे। तो ये फोर्थ न्यूमेरिकल बोल सकते हो, या फिर अपना कि टू कंडक्टर्स विच आर ज्वाइंट बाय दिस वायर, और इतनी बड़ी वायर से ज्वाइंट हो कि एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर ना हो, देन कैपेसिटेंस की वैल्यू ये बनेगी 4 पाई एप्सिलॉन R1 प्लस R2। ठीक है यहाँ तक? yes sir. जी, और Yes, देखिए, sir. जी, और देखिए, क्या इसी को एक्सटेंड कर सकते हैं? अगर 3 स्फीयर्स होते और आपस में कनेक्ट होते, अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहो, a sphere of radius R1 joined by wire with some another sphere of radius R2 further joined by some more wire with another sphere of radius R3। 3 स्फीयर्स होते और ये सब एक दूसरे से वायर से जुड़े होते, और पूछा जाता है कि सिस्टम की कैपेसिटेंस क्या बनेगी। और फार अवे वाला केस इसमें भी है, मतलब ये डिस्टेंस लार्ज डिस्टेंस है, लार्ज डिस्टेंस का मतलब आइसोलेटेड माना जा सकता है, ये भी अपना लार्ज डिस्टेंस है। बोलो क्या लिखोगे कैपेसिटेंस, अगर कोई पिछले एग्जांपल से कुछ आइडिया लग रहा हो? 4 pi 4 pi epsilon epsilon naught R1 plus R2 plus R3. बिल्कुल, 3 कैपेसिटर्स मान लें अलग अलग, C1 कैपेसिटर, C2 कैपेसिटर, C3 कैपेसिटर, और तीनों को सिंपली ऐड कर देंगे तो ये R1 प्लस R2 एंड प्लस R3 इस तरीके से। और अगर मैं रिवर्स में भी पूछूं कि अब अगर हम कोई Q चार्ज देंगे सिस्टम को तो वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? सर रेडियस के मतलब रेशियो। हाँ, मतलब अगर इस पूरे सिस्टम को सपोज कैपिटल Q गिवन टू सिस्टम, कैपिटल Q इज गिवन टू द सिस्टम, उसमें से Q1 यहाँ आ रहा है, Q2 यहाँ आ रहा है और Q3 यहाँ आ रहा है, तो इंडिविजुअल स्फीयर के ऊपर कितने कितने चार्ज जाएंगे ये आराम से निकाल सकते हैं। फाइनली इनके पोटेंशियल्स क्या आएंगे, बिकॉज पोटेंशियल सबका कॉमन आना है। कंडक्टर्स जो आपस में कनेक्ट हो चुके हैं उनमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, पोटेंशियल होता खाली। तो चार्ज का रेशियो Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3, रेडियस के रेशियो में करिए R1 is to R2 is to R3, और सब तीनों के टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये हमारा कैपिटल Q है। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन मेथड से निकाल सकते हैं कि Q1 कितना आना चाहिए, Q2 कितना आना चाहिए और Q3 कितना आना चाहिए। रेशियो पता है, टोटल वैल्यू पता है, और फिर इनका पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं कि व्हाट विल बी द कॉमन पोटेंशियल ऑफ द 3 स्फीयर्स। कॉमन पोटेंशियल ऑफ 3 स्फीयर्स निकाल सकते हैं, और वो आप दोबारा मेहनत नहीं करो, आप कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए आप ये डेफिनेशन भी लगा सकते हो, दिस कॉमन पोटेंशियल विल बी Q by C। So total charge of system divided by total capacitance, and total capacitance will be 4 pi epsilon ब्रैकेट में R1 plus R2 plus R3। ये कॉमन पोटेंशियल आएगा इन तीनों स्फीयर्स। देखिए कुछ डाउट्स अगर आ रहे हैं तो इसमें। बताएं, देख के बताएं जल्दी से। no sir.
नो सर। ठीक है, ओके, ठीक। सर अगर ये डिस्टेंस लास्ट नहीं होती तो कुछ डिफरेंस आता है इसमें? बिल्कुल आएगा, सबके बिल्कुल पोटेंशियल लेने पड़ते थे। हाँ देने पड़ेंगे उसमें, बता रहे हैं, देखो आपको दिखा रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, एक और प्रॉब्लम है। अगेन वी हैव टू स्फीयर्स ऑफ, again we have two conducting spheres, again we have two conducting spheres of radius a and b, the two conducting spheres of radius a and b, and their centers are at a distance of d, center to center distance d. Two conducting spheres of radii a and radii b, and the centers are separated by small d distance. What is the capacitance of the system? Find the capacitance of the system. Two spheres having radii a and b, two metallic spheres of radii a and b are separated by d distance. What is the capacitance of the system? और ये दे रखा है कि d a और b के कंपेयर में लार्ज है, ये गिवन है that d is larger than a, also then larger than b compared to the radius ये large distance पे। अब आप सर लैंग्वेज कोई समझिए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा? नहीं, इसमें ज्वाइन नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसको प्रॉब्लम समझो आप। वो क्वेश्चन सिर्फ इतना कह रहे हैं, देयर आर टू स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड रेडियाई बी एंड फाइंड द कैपेसिटेंस। सर कुछ मतलब ज्वाइन कोई नहीं है, क्यू होगा सर, क्यू? नहीं तो वो हमको सोचना पड़ेगा, हमको ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम सिंगल कंडक्टर वाला केस डील कर रहे हैं या पेयर ऑफ कंडक्टर वाले न्यूमेरिकल है हमारे पास। तो ये पेयर ऑफ कंडक्टर है, क्योंकि जब आपस में ज्वाइन नहीं है तो इसको हम दो अलग अलग कंडक्टर मानेंगे, और जब पेयर ऑफ कंडक्टर होगा तो आप ऑटोमेटिकली एक को प्लस क्यू चार्ज दें और एक को माइनस क्यू चार्ज दें। ये डेफिनेशन का पार्ट है, हमारे पार्ट ऑफ द डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास सिंगल कंडक्टर है या कई सारे कंडक्टर हैं लेकिन सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम सिस्टम को क्यू चार्ज देंगे। हमारे पास पेयर ऑफ कंडक्टर्स हैं तो हम एक को प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड करेंगे, एक को माइनस क्यू चार्ज प्रोवाइड करेंगे। ये न्यूमेरिकल में बोला नहीं जाए, ये हमें डेफिनेशन से समझना होगा। तो लेट दिस स्फीयर हैज अ चार्ज ऑफ प्लस क्यू एंड अदर स्फीयर हैज अ चार्ज ऑफ माइनस क्यू। ये बाय डिफॉल्ट आपको मानना ही पड़ेगा कैपेसिटेंस निकालने के लिए। पार्ट ऑफ डेफिनेशन है कि whenever there are conductors in pair, take plus q on one conductor and minus q on other conductor. And if you have a single conductor or multiple conductors but which are connected together, तो मल्टीपल कंडक्टर्स हैं लेकिन आपस में कनेक्ट हैं, जिस वजह से वो सेम पोटेंशियल पर हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा वहां पर, तो वहां पर क्यू चार्ज हम पूरे सिस्टम का मानते हैं, और यहाँ पर एक को प्लस क्यू और एक को माइनस क्यू। और अब आप पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में सोचें कि ना आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें, इन दोनों कंडक्टर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। और डी रेडियस के कंपेयर में लार्ज होने से फर्क सिर्फ नहीं होगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म मान सकते हो आप, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में दूसरे चार्ज का कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। ये मान सकते हैं कि ये जो प्लस क्यू है वो अपने यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा और ये माइनस क्यू भी यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ आपका? नहीं, यस सर। Yes, sir.
अब कैसे करेंगे यार, इसको थोड़ा सा बताओ, आइडिया दो हमें। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इन दोनों कंडक्टर के बीच में किसी तरीके से। अगर हम समहाउ पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। सर जो ए वाला है उसके ऊपर आ जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और बी वाले के ऊपर आ जाएगा सर माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। सर डेल्टा वी ऐसे निकाल लेंगे सर, और सर हम लोग क्यू बाय वी कर देंगे तो सी कर, मतलब क्यू बाय डेल्टा वी कर देंगे तो सी निकल जाएगा सर। ओके सर क्योंकि डी बहुत बड़ा है, तो फिर इफेक्ट पड़ेगा नहीं एक दूसरे के ऊपर। नहीं देखो, डी डी रेडियस के कंपेयर में लार्ज कहा जाता है, कहा जा रहा है कि डी रेडियस के कंपेयर में लार्ज, जबकि इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या कहा था कि डी was very far away, the spheres were far away। दोनों का फर्क है। भाई हो सकता है कि रेडियस हमारी यहाँ पर 1 मिलीमीटर की हो, यहाँ पर 2 मिलीमीटर की हो। रेडियस 1 मिलीमीटर, रेडियस 2 मिलीमीटर, और ये डिस्टेंस आपका सपोज 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर बहुत फार अवे तो कहा नहीं जाएगा, बट 50 सेंटीमीटर कंपैरिजन टू 1 मिलीमीटर बहुत बड़ा नंबर है। 50 सेंटीमीटर कंपेरेटिवली कंपैरिजन टू 2 मिलीमीटर के काफी बड़ा नंबर है। तो ये अलग चीज है और पिछला क्वेश्चन अलग है। अभी ये थोड़ी कह रहे कि डी इज वेरी लार्ज, डी इज वेरी लार्ज किसी के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में तो ये बात भी नहीं हुई थी। उसमें कहा था कि डी वॉज वेरी लार्ज, बट ये थोड़ी कहा गया था कि वो R1 और R2 के कंपेरेटिवली लार्ज। अभी आपको रेडियस के रिस्पेक्ट में लार्ज दे रहे हैं। इसका ये मतलब, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि स्फीयर एक दूसरे के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब इसके सरफेस पर पोटेंशियल निकालोगे ना, एट दिस सरफेस अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर जब पोटेंशियल कैलकुलेट होगा तो उसमें इस चार्ज का भी कंट्रीब्यूशन होगा और इस चार्ज का भी कंट्रीब्यूशन होगा। आ रही है बात ये समझ नहीं? अच्छा Yes, sir. यस सर। जी। और आइडियल कैपेसिटर की प्रॉपर्टी लगाइए। आइडियल कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे वो सिर्फ अपने इस स्पेस में करेंगे, बिटवीन द टू कंडक्टर्स। दे विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस पार्ट ओनली, बिटवीन द टू कंडक्टर्स। प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल कैपेसिटर। और वो इलेक्ट्रिक, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है हमारे लिए, that these two pair of conductors, they will create some electric field at this point, और वो प्लस से माइनस की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अगर अगर देखो ऐसे सोचो ना, अगर हम ये कह दें कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तो फिर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट करेंगे, यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट करेंगे, और एक प्रॉपर्टी हमको अपने दिमाग में हमेशा रखनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, वो जो कंडक्टर के 4 पॉइंट्स कंडक्टर के स्टार्टिंग लेक्चर में दिए गए थे, कि चाहे कुछ भी हो जाए कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होना है। कंडक्टर के सरफेस पर, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसके सरफेस के परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस निकलेंगी, इधर वाले कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में जुड़ेंगी भी। ये कुछ वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जैसे एक प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के बीच में आता है। इस टाइप की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी बिटवीन द टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस। और अगर ये आइडियल कैपेसिटर मान रहे हो आप, तो आइडियल कैपेसिटर के हिसाब से इसी साइड सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बिटवीन द टू कंडक्टर्स। और आइडियल ही मानेंगे हम, अपने हिसाब से नॉन आइडियल क्यों मान लें? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाइए,
किसी पॉइंट पर, एंड सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, वो हम गॉस लॉ से निकाल सकते हैं या फिर दोनों चार्जेस के सुपरपोजिशन मेथड से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर गॉस लॉ से नहीं निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। रीजन क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, इट कैन नॉट बी बाय द गॉस लॉ, क्योंकि एक सिंपल थ्योरी है कि क्या हम एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज, मतलब एक पेयर ऑफ चार्जेस हैं अगर हमारे पास, तो उनके बीच में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गॉस लॉ से निकाले? इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द गॉस लॉ कभी नहीं निकालते। ऐसे केसेस में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या होता है कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों को ऐड करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो। तो उसी तरीके का कंसेप्ट यहाँ लगाओ, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। और अगर इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर यूनिफॉर्म हो रहा है और हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो स्फीयर का पूरा चार्ज उसके सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज की तरीके से मान सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² लिखेंगे। बट इसी पॉइंट पर दूसरे चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड आना है, और माइनस क्यू चार्ज को उसके सेंटर पर मान ले, तो माइनस क्यू चार्ज एट दिस सेंटर प्लस क्यू चार्ज एट दिस सेंटर, प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो रही है, दोनों चार्जेस का कंट्रीब्यूशन आएगा, तो प्लस कंट्रीब्यूशन बाय दिस चार्ज वो होगा KQ अपॉन दिस पॉइंट, जो कि प्लस क्यू चार्ज के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, तो यही पॉइंट माइनस क्यू चार्ज के सेंटर से d-r डिस्टेंस पे होगा। ये होगी हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को जब इंटीग्रेट करेंगे टू गेट द पोटेंशियल डिफरेंस, तो इंटीग्रल ऑफ दिस वैल्यू KQ/R² प्लस K इंटू क्यू अपॉन d-r² इंटू dr, जिसमें r के लिमिट्स रखी जाएंगी। तो अगर हम लोग लिमिट्स रखें यहाँ पर r की, तो फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर एंड अप टू द सरफेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर, इन दो सरफेसेस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, दैट विल बी स्मॉल a टू स्मॉल b। सर बताएं। सर यहाँ पर चार्जेस यूनिफॉर्मली कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए सर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पे असर पड़ रहा है? नहीं, वो तो देखो हमने कहा ना कि वो अप्रोक्सीमेशन यूज किया गया है। अगर आइडियल तरीके से पूछोगे तो बिल्कुल पड़ेगा, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर फर्क पड़ेगा, लेकिन रेडियस को छोटा लेने का जो अप्रोक्सीमेशन है, देखिए स्फीयर्स बहुत दूर नहीं है, ये बात समझिए, लेकिन रेडियस बहुत छोटी, तो रेडियस बहुत छोटी होने से क्या हो रहा है, स्मॉल साइज रेडियस होने से क्या हो रहा है कि हम इन चार्जेस को एक तरीके का पॉइंट चार्ज तरीके का मान के चल रहे हैं। कुछ चार्ज यहाँ पे रखा है एज अ पॉइंट चार्ज, और इसको भी हम इसी तरीके से मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर एज अ पॉइंट चार्ज है, वो सिर्फ इसका अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं, रेडियस नेग्लिजिबल साइज मान करके दोनों कंडक्टिंग स्फीयर को छोटे छोटे पार्टिकल्स तरीके से मान के चल रहे हो आप। ये देखो एग्जैक्टली करेक्ट रिजल्ट नहीं होगा, 100% ट्रू है कि नहीं होगा, इसमें दोनों बातें हम कह रहे हैं। मतलब कि एक इनडायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन ये यूज की जा रही है, कि ठीक है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट हो रहा है तो उसमें इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन है और इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन है, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट हो रही होगी तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्फीयर के सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा स्फीयर का सरफेस एरिया ही बहुत छोटा हो, तो एक बहुत छोटे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अगर नॉन यूनिफॉर्म है भी, तो अप्रोक्सीमेशन में तो उसको मान सकते हैं कि यूनिफॉर्म है। जैसे जब हम लोग, जैसे मान लीजिए एक सर्कुलर डिस्क है और सर्कुलर डिस्क के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म ना रहे, और कहा जाए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी फंक्शन ऑफ स्मॉल आर है,
मान लेते हैं कि स्मॉल आर का फंक्शन है चार्ज डेंसिटी। अब इसमें जब क्या करते हो, अगर ऐसे डिस्क में मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करनी होती है किसी डिस्टेंस पे, जेड डिस्टेंस पर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, तो हमारा तरीका क्या होता था? तरीका ये था, इन क्वेश्चंस में क्या अप्रोच लगाते थे हम लोग? तो अप्रोच शायद ये लगाते थे कि हम एक सर्कुलर डिस्क लेंगे और उसमें एक डिफरेंशियल रिंग मान लेंगे। अब वो जो डिफरेंशियल रिंग मानोगे आप, उसकी कुछ विड्थ होती थी dr। तो अगर हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट वे में बात करें, तो स्ट्रिक्ट वे में बात करेंगे तो ये जो dr विड्थ ले रहे हो आप, इस dr विड्थ में भी तो चार्ज डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट आएगी ना। लेकिन जब हम यस इस सर। dr विड्थ का चार्ज कैलकुलेट करते थे, तो हम ये अवॉइड कर देते थे कि dr लेंथ के अंदर वेरिएशन ऑफ डेंसिटी को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि dr इतना छोटा विड्थ होता था कि आप इस स्मॉल विड्थ में वेरिएशन ऑफ डेंसिटी को अवॉइड कर दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए, एंड देन इसका चार्ज कैलकुलेट कर लेते थे। तो अगर कोई चीज नॉन यूनिफॉर्म भी है, मतलब ये हमेशा कैलकुलस का यही तो काम है। वे आपसे कहा जाए कि देयर इज अ वेलोसिटी व्हिच डिपेंड्स अपॉन टाइम 4t³। तो अगर हम t इक्वल टू 1 से लेकर के और सपोज दैट t इक्वल टू 4 सेकंड्स की बात करें, तो ये इंटरवल बड़ा है। इस बड़े इंटरवल में वेलोसिटी के वेरिएशन को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन वहीं पर अगर हमारा इंटरवल टाइम t से और t प्लस dt का हो, तो हम क्या करते थे कि इंटरवल छोटा हो गया, इंटरवल छोटा हो गया तो वेलोसिटी का वेरिएशन नेग्लेक्ट करके डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड हो गया 4t³ और टाइम हो गया dt। तो इस छोटे इंटरवल में डिस्टेंस कैलकुलेट की जा सकती है, नेग्लेक्टिंग द वेरिएशन इन दैट स्मॉल इंटरवल। और फिर उसके बाद 1 से 4 निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर लेते थे। तो ये तो पार्ट ऑफ कैलकुलस है, उसमें dx और dy के जो कंसेप्ट हैं वो बनाए इसीलिए गए हैं कि अगर कोई फंक्शन वेरिएबल भी है तो ओवर dx लेंथ वेरिएशन को नेग्लेक्ट कर सकते हो आप। इसी तरीके का कंसेप्ट यहाँ लगा रहे हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर मान लिया जाए कि इस सरफेस पर वेरिएबल भी है, तो सरफेस एरिया नेग्लेक्ट कर देने से क्या होगा? जब आप ये कह रहे हो कि ए बहुत छोटा है, तो इतना स्मॉल सरफेस एरिया होगा कि वेरिएशन ऑफ चार्ज को नेग्लेक्ट करके और हम एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पर। नहीं आई बात समझ में भी? आ गई सर। आगे सर। ठीक। और दूसरा जो केस होता है ना कि d इज वेरी लार्ज, उसमें इंडक्शन ही नहीं होता। इसमें इंडक्शन हो रहा है बट साइज इतना छोटा है कि अप्रोक्सीमेशन माना जा सकता है। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा समझना होता है दोनों न्यूमेरिकल्स का। फिलहाल इसका जब आंसर निकालेंगे तो लिमिट इसमें सरफेस टू सरफेस होनी चाहिए, आपने ए से बी किया है। हाँ सर। सॉरी, ए से बी नहीं होगा, सॉरी सॉरी, वो d माइनस बी होगा। ए से d माइनस बी जाएगा सर। अब ठीक है? यस सर। क्योंकि वेरिएबल r हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारा पहला सरफेस a डिस्टेंस पे है और यहाँ से दूसरा वाला सरफेस d माइनस बी डिस्टेंस पे है, तो अब शायद सही होना चाहिए। सॉल्व करके देखें पहले क्या आंसर बनता है इसका, डेल्टा v कितना आ रहा है इसमें। तो कुछ ऐसा आएगा कि डेल्टा v बराबर पहला टर्म इंटीग्रेशन का जो होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ इंटीग्रेशन वो हो गया k³ और 1/r² का इंटीग्रेशन माइनस 1/r, उसमें जब लिमिट रखेंगे तो वो कुछ 1/d माइनस बी एंड माइनस 1/a करके कुछ आएगा शायद पहला टर्म। यही आएगा ना फर्स्ट टर्म। और सेकेंड टर्म ऑफ इंटीग्रेशन जो होगा k³ d - r का स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, k³ बाहर आ जाएगा वो सर एक माइनस बाहर सर आएगा। हाँ, Yes, sir. ये माइनस यहाँ कर देते हैं, इसको प्लस कर दें, अब ठीक हो गया ये। यस यस सर। सर। और सेकंड वाले टर्म का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो प्लस k³ और उसका भी वही होगा माइनस, लेकिन उसमें माइनस शायद बाहर नहीं आएगा।
तो एक बार आप सेकंड टर्म को चेक करना, मेरे हिसाब से ये आना चाहिए 1/b और -1/d माइनस ए। हो सकता है गलत हो, लेकिन एक बार देख लेना सही। सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन। ठीक है, तुम Yes. लोग इससे पूछ लेना, क्योंकि हम तो आप पेन कॉपी यूज करते हो तो 2-3 स्टेप लिख सकते हो, रफ में भी कर सकते हो। देख लेना, साइन साइन एक बार चेक कर लीजिएगा, ये माइनस ए प्लस का, ठीक है। और फिर हम कैपेसिटेंस लिखेंगे Q/Δv। तो Q/Δv के हिसाब से जब यहाँ पर कैपेसिटेंस लिखी जाएगी और इस K को रिप्लेस कर लेंगे 1/4πε0 से। तो एक बार ये भी वेरीफाई करिए, क्या ये आंसर ऐसा कुछ आ रहा है कि 4πε0 डिवाइडेड बाय 1/a प्लस 1/b और माइनस 1/d माइनस ए और माइनस 1/d माइनस बी। यस सर। यस सर। ऐसा कुछ तो हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है 1/a प्लस 1/b माइनस 1/d माइनस ए और माइनस 1/d माइनस बी। यस सर। ठीक, तो ये आंसर बनेगा। मैं फिर बोलूंगा, इस क्वेश्चन को और इसके पिछले वाले क्वेश्चन को देखने में, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक स्टूडेंट के पॉइंट से अगर हम लोग सोचते हैं तो उन स्टूडेंट्स में थिंकिंग एबिलिटी भाई कम होती है। तो आप लोग को ये लगता है कि यार वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन सब एक जैसे ही है। 2 कंडक्टर्स फार अवे एंड ज्वाइंड बाय वायर, वो एक अलग सिचुएशन है। 2 कंडक्टर्स ऑफ स्मॉल साइज, 2 कंडक्टर्स ऑफ स्मॉल साइज एंड एट डिस्टेंस लार्ज इन कंपैरिजन टू रेडियस, ये एक अलग अलग न्यूमेरिकल बन गई। अब अगर डी एब्सोल्युटली लार्ज कर दिया जाए, अगर हम कह दें कि डी बहुत बड़ा है, मतलब दोनों स्फीयर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे गए हैं, द टू स्फीयर्स आर केप्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, these two spheres are kept at infinite distances। मान लो अगर ये कहा जाए यानी d is infinite, अभी ये न्यूमेरिकल क्या बन जाएगा अगर अब इसका आंसर लाएं अगर, तो when d is tending to infinity the same answer is now capacitance will be 4πε0 a into b upon A a plus B. plus b। ये बन जाएगा इसका आंसर। Yes sir. और अगर इंडिविजुअली सोचा जाए, इंडिविजुअली सोचिए आप कि ये वाला स्फीयर अगर सिर्फ यही स्फीयर होता मेरे पास, ओनली दिस स्फीयर, सेकंड स्फीयर एब्सेंट होता हमारा, ओनली दिस सिंगल स्फीयर वाज प्रेजेंट, तो हम कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिंगल स्फीयर को लिखते 4πε0 इंटू ए। और अगर सिर्फ ये स्फीयर प्रेजेंट होता तो हम इसकी कैपेसिटेंस को लिख रहे होते 4πε0 इंटू बी। अगर ये दोनों सिंगल सिंगल होते, बट जब ये दोनों ही स्फीयर्स साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है विथ इक्वल अपोजिट चार्जेस एंड एट इनफाइनाइट डिस्टेंसेस, तो हमारा आंसर ये बन रहा है। फाइनाइट डिस्टेंस पर ये आंसर बन रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ये आंसर बन रहा है। इस रिजल्ट को अगर हम रेसिप्रोकल फॉर्म में देखें तो इट इज 1/c इक्वल्स टू, अगर हम इसका रेसिप्रोकल फॉर्म ले लें तो चेक कर सकते हो, अगर आप इसका रेसिप्रोकल फॉर्म लोगे तो 1/c विल बी a प्लस बी डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू जब करेंगे, क्या ये 1/c1 प्लस 1/c2 टाइप आ रहा है कुछ, या फिर c1 c2, कैन वी राइट इट c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2।
चेक करते जरा। Yes, sir. C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, क्या यही चीज आएगी? Yes, sir. Yes, sir. And that means 1 by C will be 1 by C1 plus 1 by C2, जो किस तरीके का कॉम्बिनेशन बताता है? Series. सीरीज में। कितना डिफरेंस आ रहा है देखो दोनों क्वेश्चंस में। इसीलिए हम मतलब फोकस डालते हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। एक बार मैं इसको समराइज कर दूंगा। एक बार ये सारा केस आप समराइज करो, देखो समराइजेशन करते हैं इसका क्या। टोटल 4 केसेस है, मतलब एक पेपर में हम इन चारों केसेस को दिखा दे रहे हैं एक चार्ट के फॉर्म में। सबसे पहले आपसे कहा गया कि एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर हो, तो आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर में और कोई है ही नहीं यहाँ पर, अकेला स्फीयर। तो अगर एक अकेला स्फीयर है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन रहा है 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, फर्स्ट केस। दो स्फीयर्स हैं, 2 स्फीयर वाला केस हो, लेकिन दोनों स्फीयर जो है वो कंसेंट्रिक होने चाहिए। दो स्फीयर से कंसेंट्रिक तरीके से रखे गए, एक के अंदर एक ए रेडियस का, एक बी रेडियस का। तो ये आपका स्फेरिकल कैपेसिटर बन गया था, इसका फॉर्मूला बन गया था 4 पाई एप्सिलॉन ए बी अपॉन बी माइनस ए। ये एक अलग केस हो गया था। फिर 2 स्फीयर हो, 2 स्फीयर्स का केस ये भी है, फार अवे एंड ज्वाइंट, फार अवे एंड ज्वाइंट हो, ये वाला केस। तो दो स्फीयर्स फार अवे, रेडियस ए और रेडियस बी के, बट आपस में जुड़े हुए, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहां पर C की वैल्यू आ रही है C1 प्लस C2, इट इज जस्ट लाइक 2 कैपेसिटर्स इन पैरेलल। और वहीं पर 2 स्फीयर्स, फार अवे का केस ये भी ले लीजिए, क्योंकि D इनफाइनाइट किया गया था, बट ज्वाइंट नहीं है ये, नॉट ज्वाइंट है। ये दूसरा केस हो गया, A एंड B, जस्ट 2 स्फीयर्स हैं, ज्वाइंट नहीं है। तो नो कैपेसिटेंस इज 1 by C इक्वल्स टू 1 by C1 प्लस 1 by C2, मतलब ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हो रहे हैं। टोटल ये 4 केसेस हैं, इसलिए अब आगे कंफ्यूज ना होइए चारों केसेस में। एग्जाम टाइम में जब कोई न्यूमेरिकल फंसे तो आप एक बार वेरीफाई जरूर करना कि सिचुएशन कौन सी दी गई है क्वेश्चन में। ये सब दो स्फीयर वाले केस, इसमें ज्वाइनिंग है वायर के थ्रू, इसमें ज्वाइनिंग नहीं है, इसमें कंसेंट्रिक के फॉर्म में है, अलग अलग कैटेगरीज बन रही है। और अगर हम दो स्फीयर का ही केस ले और उनको ज्वाइन कर दे आपस में, दो स्फीयर कंसेंट्रिक फॉर्म में लेकर के ज्वाइन कर दे, पांचवा केस तैयार कर दिया। तो ये पहले तो क्लैरिटी अपने मन में लाओ, आप 2 स्फीयर का फॉर्म दीजिए, कंसेंट्रिक वाला फॉर्म दे, बट ज्वाइन भी है आपस में, कंसेंट्रिक एंड ज्वाइन। अब क्या बोलोगे कैपेसिटेंस इसकी? 2 spheres which are concentric of radii A and radii B and joined by a wire. Now what is the capacitance? तो जहां पर ज्वाइनिंग कर दे रहे हो आप, वहां पर वो सिंगल कंडक्टर केस होगा, वहां पर कैपेसिटेंस की डेफिनेशन होगी Q by V का, जिसमें V इज द कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि जब कंडक्टर ज्वाइंड है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, दोनों ही कंडक्टर सेम पोटेंशियल्स पर आएंगे। तो कैपेसिटेंस लाने के लिए इस ऐसे केसेस में कैपेसिटेंस के लिए आपको चाहिए चार्ज डिवाइडेड बाय दैट कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल का मतलब या तो आप अंदर वाले कंडक्टर का पोटेंशियल कैलकुलेट करें या फिर बाहर वाले कंडक्टर का पोटेंशियल कैलकुलेट करें। लेकिन इसमें जो Q चार्ज है, कैपिटल Q जो यहाँ पर देंगे वो सिस्टम को देंगे, और जहां पर इसमें भी Q चार्ज सिस्टम को दे रहे थे, दोनों का चार्ज मिल करके Q आएगा। मतलब अगर एक जितने ज्वाइन वाले केसेस होंगे, अगर ये Q1 है ये Q2 है,
तो Q1 प्लस Q2 विल बी कैपिटल Q, जो हमारे डेफिनेशन में कैपिटल Q देख रहे हो आप। और अगर ज्वाइनिंग नहीं है उनके बीच में, तो फिर एक Q1 को हम प्लस Q मानेंगे और एक Q2 को माइनस Q मानेंगे। दिस इज एज पर डेफिनेशन, यानी इस केस में सिस्टम का टोटल चार्ज 0 है। सिंगल वाला कंडक्टर था, उसमें हमने प्लस Q चार्ज मान लिया। कंसेंट्रिक वाले हैं, ज्वाइन नहीं है, कंसेंट्रिक बट ज्वाइन नहीं है, तो एक पे प्लस Q मानेंगे, एक पर माइनस Q मानेंगे, एंड पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू कैपेसिटेंस को डिफाइन करेंगे। कंसेंट्रिक है लेकिन ज्वाइन है, तो हम सिस्टम का चार्ज कैपिटल Q मानेंगे। और उसके बाद हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो कैपिटल Q पूरे सिस्टम का चार्ज होगा, उसमें से कितना चार्ज अंदर वाले स्फीयर पे जाना है और कितना चार्ज बाहर वाले स्फीयर पे जाना है। और इसके बारे में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक न्यूमेरिकल हुआ था, जिसके बारे में हमने पहले मैथमेटिकल डिस्कशन दिया था, बाद में लॉजिकली भी कहा था कि अगर आप दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स को ज्वाइन कर देते हो, तो एक डिस्कशन हुआ था किसी लेक्चर में 2-3 लेक्चर पहले ही, कि अंदर वाले स्फीयर का पूरा चार्ज बाहर ट्रांसफर हो जाता है। और वेन डी ग्राफ जनरेटर बताया था कि वेन डी ग्राफ जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल ये है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर कंसेंट्रिक है और ज्वाइंट है, तो वेन डी ग्राफ जनरेटर के बेसिक प्रिंसिपल का यूज करो। ऐसे केस में अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज स्टोर नहीं हो सकता, बिकॉज जब ये वायर्स ज्वाइन है तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। और जब इस स्पेस में पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं, तो इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकती। और इस स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकती, तो इस स्पेस में कोई गॉसियन सरफेस बनाएंगे जब, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं आना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, जितना भी चार्ज आप सिस्टम में डालोगे, वो सारा का सारा चार्ज ऑटोमेटिकली बाहर वाले स्फीयर पे आता रहेगा। तो जब अंदर वाले स्फीयर में चार्ज आना ही नहीं है और कैपेसिटेंस फिजिकल लेवल पर कैपेसिटेंस किसी सिस्टम के चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है। तो इस सिस्टम में चार्ज स्टोर सिर्फ बाहर वाले सरफेस पे होगा, अंदर वाले सरफेस का कोई काम है नहीं। तो ये सिस्टम एक सिंगल स्फीयर के इक्विवेलेंट हुआ, जिसमें चार्ज एक आर रेडियस के ऊपर स्टोर हो रहा था। चार्ज आर रेडियस पर स्टोर हो रहा था, तो कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला था। इसमें चार्ज बी रेडियस पर स्टोर हो रहा है, चार्ज स्टोर्ड ऑन बी रेडियस, एंड देयरफॉर कैपेसिटेंस विल बी 4 पाई एप्सिलॉन 0 बी। इस तरीके के केसेस है। ये स्फीयर के सारे केसेस आपके सामने हैं। इसके बियॉन्ड फिलहाल जेई के लेवल पर नहीं आ सकता। अब इसके बियॉन्ड जो कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस बनते हैं स्फीयर से रिलेटेड, वो डाइलेक्ट्रिक को इंक्लूड करके बनते हैं। तो यहाँ 5 केसेस आप देखो, जो पूछना है बताओ इसमें से। और इसी तरीके का आप अपना नोट्स बना लो रिवीजन के लिए, सबसे बढ़िया है। एग्जाम से जस्ट पहले इतना पूरा रिवाइज कर लीजिए, स्फीयर के सारे केसेस हो गए। सर आ गया। ठीक है, कुछ Yes, आपको sir. समझ में आ रहा है कि ज्वाइनिंग और नॉन ज्वाइनिंग वाले न्यूमेरिकल्स में बेसिक डिफरेंस क्या हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, सर। sir. जहां पर ज्वाइंट कंडक्टर थे, वहां पर Q अपन कॉमन पोटेंशियल लगाइए, और जहां ज्वाइन नहीं है, वहां पर एक को प्लस Q चार्ज दें, एक को माइनस Q चार्ज दें, और Q अपन पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट लगाएं। इस तरीके से पूरा सॉल्व होगा ये निकल। और ये 2 केसेस जरा ध्यान से देना, क्योंकि देखने में ऐसा लगता है, देखिए अगर रिवीजन नहीं होता, जब रिवीजन नहीं होता है और थोड़ा बहुत याद करके एग्जाम में बैठ गए, तो एग्जाम टाइम पर क्वेश्चन के साथ माइंड भी इसी तरीके से हमको चीट करता है, दोनों मिक्स हो जाते हैं। आधा अधूरा जब याद आता है ना, कि कुछ याद आ रहा है, कुछ भूल चुके, मिक्स हो गया सब। अब एग्जाम प्रेशर में यही कंफ्यूजन हो रही है कि हमें सीरीज वाला लगाना है कि पैरेलल वाला लगाना है। तो ट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है। ट्रिक्स याद है, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है, मान लीजिए भूल जाते हो, कंफ्यूजन के माइंड में आ गए, तो एटलीस्ट हमारे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए
कि ठीक है हम डिराइव कर सकते हैं, हमको डेरिवेशन का कंसेप्ट क्लियर है, हम ऑन द स्पॉट डिराइव तो कर लें कम से कम। ठीक है, यस सर। हटा दें इसको हमें। यस बताएं। सर। यस। ये स्फीयर के केसेस में होगा। और अभी इसका एक स्टेप आगे चल सकते हैं, जब कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हो तो फिर सिस्टम की एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हम इस मेथड से इस टाइप के सिस्टम की कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, देन हम उसकी एनर्जी भी निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस के एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज कर। अब ऐसे ही देखिए, ये जैसे स्फीयर के केसेस में हुआ, और अभी जो एग्जांपल मैंने लिए वो दो कंडक्टर वाले एग्जांपल लिए। नंबर ऑफ कंडक्टर तो बढ़ा भी सकते हो, 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं, सिंगल कंडक्टर, दो कंडक्टर के केसेस क्या क्या है कि दोनों कंडक्टर ज्वाइन है नहीं है, कंसेंट्रिक है या बाहर बाहर। इस चीज को बढ़ाया जा सकता है, मोर देन 2 कंडक्टर भी किए जा सकते हैं, बट मोर देन 2 कंडक्टर वाले केसेस में हमको सीरीज और पैरेलल, सीरीज इक्विवेलेंट और पैरेलल इक्विवेलेंट के फॉर्मूले चाहिए होते हैं। तो अप टू 2 कंडक्टर्स आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें नंबर ऑफ कंडक्टर 2 से ज्यादा है, 3 है, 4 है, 5 कंडक्टर्स हैं, तो ये मान के चलिए कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हुआ। अब हमें सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तो वो भी डिस्कस करेंगे, अभी नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले डाइलेक्ट्रिक्स का कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि रिसेंटली अभी लास्ट क्लास हमारी डाइलेक्ट्रिक्स पर हो चुकी है। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक्स का इन्वॉल्वमेंट करें और उसके बाद कैपेसिटेंस देखें, कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक, बट लास्ट लेक्चर रिवाइज होगा तभी समझ पाओगे, नहीं तो लास्ट लेक्चर अगर रिवाइज नहीं है तो दिक्कत होगी। फॉर एग्जांपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हो एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आपस में ज्वाइन है नहीं, तो ये अब आपको 100% पता होना चाहिए कि इसका मतलब एक पर हम प्लस क्यू चार्ज रखेंगे, एक पर माइनस क्यू चार्ज रखेंगे। तो ये हमारा मान लीजिए कि मेटल प्लेट 1 और ये आपकी मेटल प्लेट 2, मेटल प्लेट 1, मेटल प्लेट 2 सेपरेटेड बाय डी डिस्टेंस, और इनके बीच में हमने कहीं डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है, इनके बीच में किसी जगह पर डाइलेक्ट्रिक की स्लैब है। याद करो स्लैब की प्रॉपर्टी क्या बताई गई थी, स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक जब रखते हो जिसका कांस्टेंट कैपिटल के होगा, प्रॉपर्टीज डिस्कस हुई थी कि जो स्लैब, इंटरनल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। बिल्कुल ये स्लैब। तो अब आप सोचो, अगर इसका कैपेसिटेंस पूछा है कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, तो कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम निकालने से पहला स्टेप तो आपको ये क्लियर करना है कि ये या फिर ये पहले डिफाइन कर लो आप। तो क्योंकि ये दो कंडक्टर अलग अलग हैं, ज्वाइन है नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट लगाना है। पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट लगाना है तो पहले क्या करेंगे, एक कंडक्टर को प्लस क्यू चार्ज देंगे, एक कंडक्टर को माइनस क्यू चार्ज देंगे। तो मान लिया लेफ्ट कंडक्टर को प्लस क्यू चार्ज दिया और राइट वाले कंडक्टर को माइनस क्यू चार्ज दिया, और बाकी प्लेट एरिया वगैरह गिवन, और इनफाइनाइट प्लेट्स वगैरह वो ऑटोमेटिक है, मतलब वो बार बार नहीं कहा जाएगा, इनफाइनाइट प्लेट्स का केस है ही। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मुझे। अगर हमको सिर्फ थ्योरी भी याद है, ओनली थ्योरी पार्ट, कि इन दोनों प्लेट्स का जो कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इस वाले स्पेस में, ये स्पेस जो आपका फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस में डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस और एब्सेंस मैटर ही नहीं करती। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की होना ना होना इन फ्री स्पेसेस में कोई फर्क नहीं डालता। तो इन फ्री स्पेसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो वैसे ही होगी जैसे कि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पर है ही नहीं, इसको इग्नोर कर लो आप। तो एक नॉर्मल केस बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, सपोज दिस इज E1 या EF, F फॉर द फ्री स्पेस,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फ्री स्पेस विल बी a normal electric field between the two plates which is q by a epsilon 0. और इधर भी फ्री स्पेस है, उसमें भी ऐसे ही आएगा सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक को इग्नोर करके जैसे निकाल सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर आएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, तो उसके लिए भी प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में बताई गई थी कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बाहर वाले upon K. इलेक्ट्रिक फील्ड का k टाइम्स कम होती है। तो दिस इज फ्री स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय k, यानी q अपॉन a एप्सिलॉन 0 k। दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, net electric field inside the dielectric part, and this is net electric field in the free space. ध्यान दीजिएगा, डाइलेक्ट्रिक ने सिर्फ एक काम किया है, डाइलेक्ट्रिक ने सिर्फ इतने पार्ट में, इस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कम किया है। इमेजिन करिए अगर यहाँ पर भी फ्री स्पेस होता, एक थियोरेटिकल क्वेश्चन देखो, अगर यहाँ पर फ्री स्पेस होता तो नेचुरली यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक होने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इंटीग्रल ऑफ ई डी आर ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगी, पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस होगा, कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। नॉन कैलकुलेटिव, 100% श्योर है कि डाइलेक्ट्रिक आने के बाद कैपेसिटेंस बढ़ेगी। और रही बात उसके फॉर्मूले की, मैथमेटिकली प्रूफ करना चाहते हो कि कैपेसिटेंस बढ़ी है, इस बात को मैथमेटिकली प्रूफ किया जाए तो वो भी प्रूफ हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक निकाल चुके और उसको डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। एक और चीज देखो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली प्लॉट करना चाहोगे तो ऐसा कुछ ग्राफ दिखा सकते हो। अगर हम लेफ्ट प्लेट को सपोज डिफाइन करें कि ये पॉइंट आपका x इक्वल टू 0 है और राइट वाला पॉइंट आपका x इक्वल टू d है, और जो स्लैब है उसका थिकनेस, स्लैब की थिकनेस t मान लेंगे, तो स्टार्टिंग फ्रॉम x इक्वल टू 0 एंड फॉर सम डिस्टेंसेस starting from x equal to 0 and up to certain distance, electric field will be uniform. तो वो हम ये वाला दिखाएंगे, E फ्री वाला, up to certain distance। अब ये डिस्टेंस कितना है मालूम नहीं। नेक्स्ट t डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड कम हुआ है, तो थोड़ा सा रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दें। ये रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आप दिखाओगे फॉर अ लेंथ ऑफ t, एंड उसके बाद वापस इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस में उतनी हो जाएगी, एंड फाइनली ये डिस्टेंस d। ग्राफिकली इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इंटीग्रल का एक और मतलब निकाल सकते हो चाहो तो। इंटीग्रल का एक और मतलब है एरिया अंडर ग्राफ। कैलकुलस के अकॉर्डिंग वी आर बेसिकली फाइंडिंग द एरिया अंडर दिस कर्व। ई और आर के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया है, इस ग्राफ के नीचे कितना एरिया है, एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ। तो एरिया बाउंडेड बाय दिस पोर्शन, वो तो लिख सकते हैं ई डाई इलेक्ट्रिक मल्टीप्लाइड बाय टी एंड प्लस फ्री स्पेस के नीचे जो लेंथ है, एंड टोटल लेंथ बिलो द फ्री स्पेस विल बी डी माइनस टी। ये हो गया इंटीग्रल ई डी आर। इंटीग्रल का दूसरा मतलब निकाल लिया गया है कि एरिया अंडर कर्व, और वो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है। नाउ डाइलेक्ट्रिक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q अपॉन A एप्सिलॉन K है, और फ्री स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q अपॉन A एप्सिलॉन इनटू D माइनस T बराबर डेल्टा V। डेफिनेशन लगा देंगे, Q अपॉन डेल्टा V इज कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस विच इज Q अपॉन डेल्टा V, और Q अपॉन डेल्टा V जब यहाँ से करके देखेंगे तो ये आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, A इंटू एप्सिलॉन अपॉन D माइनस T एंड प्लस T अपॉन K करके।
पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक का रिजल्ट है। ये समझ में आया, ये d माइनस टी कौन सी लेंथ है? सर फ्री ये स्पेस लेंथ, मतलब ये लेंथ प्लस ये लेंथ, जितना लेंथ फ्री स्पेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के नीचे है, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ विल बी टोटल लेंथ d माइनस टी। तो इसमें डाइलेक्ट्रिक पूरा नहीं फिल किया गया, देयर इज सम फ्री स्पेस आल्सो, फ्री स्पेस और डाइलेक्ट्रिक दोनों है। तो हमारा आंसर बन रहा है ए एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय d माइनस टी प्लस टी बाई के करके। एंड ओवरऑल डिनोमिनेटर d से छोटा है, बिकॉज k is always more than 1, so t upon k will be something less than t। फॉर एग्जांपल k बराबर 2 मान लेते हैं, k इक्वल टू 2, तो यहाँ पर t बाई 2 आएगा और यहाँ माइनस टी होगा, तो कुल मिलाकर के d माइनस टी बाई 2 आएगा। डिनोमिनेटर d से कम है, डिनोमिनेटर d से कम होने का मतलब दिस कैपेसिटेंस इज मोर देन a एप्सिलॉन बाई d। तो हम वो तो लॉजिकली बोल रहे थे कि डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने का काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होना है, पोटेंशियल डिफरेंस कम होना है तो कैपेसिटेंस बढ़नी है। वो बिना मैथ के भी बताई जा सकती थी। अब मजे की बात देखो क्या है, इस रिजल्ट में सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि जो पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक है, कंप्लीटली फील्ड नहीं है, पार्शियल फील्ड है। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, स्लैब की पोजीशनिंग मैटर नहीं करती। पोजीशनिंग का मतलब ये हुआ, पोजीशन ऑफ स्लैब इज नॉट इंपॉर्टेंट, विच मीन्स कि ये स्लैब लेफ्ट प्लेट से कितने डिस्टेंस पर है और राइट प्लेट से कितने डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारे कैलकुलेशन में कहीं नहीं। पोजीशन ऑफ स्लैब इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ थिकनेस ऑफ स्लैब इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में अगर कुछ केसेस मान लो ऐसे हो कि हमारा एक प्लेट इस तरफ हो गया P1, P1 स्टैंड फॉर प्लेट 1 एंड सेकंड प्लेट इज P2, और डाइलेक्ट्रिक, सम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लेफ्ट प्लेट को टच कर दे, और ये डिस्टेंस फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि ये d/3, विच मीन्स कि रिमेनिंग डिस्टेंस इज 2d/3 और ये फ्री स्पेस है। तो स्लैब दोनों प्लेट से कुछ मार्जिन लेकर के रखा गया हो, मार्जिन पे हो, या किसी एक प्लेट को टच भी कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपेसिटेंस इसका भी ऐसे ही आएगा, इसकी भी कैपेसिटेंस हम लिखेंगे तो लिखेंगे ए एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय d माइनस स्लैब की थिकनेस d/3 प्लस अगेन थिकनेस अपॉन k, तो d/3 डिवाइडेड बाय k, ये इसकी कैपेसिटेंस होगी। और अगर कंप्लीटली फिल्ड हो, फुल्ली फिल्ड वाला केस हो जाए कि डाइलेक्ट्रिक पूरा भर दिया आपने, कंप्लीटली फिल्ड वाला केस, डाइलेक्ट्रिक इज कंप्लीटली प्रेजेंट बिटवीन द टू प्लेट्स P1 P2, ये पूरा स्पेस आपका डाइलेक्ट्रिक है, मतलब कोई फ्री स्पेस है ही नहीं, यहाँ पर कोई भी फ्री स्पेस नहीं है, पूरा स्पेस आपका डाइलेक्ट्रिक, विच मीन्स कि थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड द सेपरेशन d, ये दोनों बराबर हो गए, t इक्वल टू डी का केस हो गया ये, और t इक्वल टू डी का केस जब यहाँ रखेंगे t इक्वल टू डी, तो नाउ द कैपेसिटेंस विल बिकम k इंटू ए एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय d। इसमें आप कहते हो कि कैपेसिटेंस k टाइम्स ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि a एप्सिलॉन नॉट बाय d वाज द कैपेसिटेंस without a dielectric, so capacitance with dielectric will be k times capacitance without dielectric, provided
देयर इज कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक। क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर पार्शियल डाइलेक्ट्रिक्स होंगे, मतलब डाइलेक्ट्रिक हमने प्लेट्स के बीच में रखा है लेकिन पूरा फिल नहीं किया उसको, डाइलेक्ट्रिक के थ्रू पार्शियली फिलिंग की गई है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि कैपेसिटेंस के टाइम से ज्यादा होगा। तब कैपेसिटेंस कितने टाइम से ज्यादा होगा वो कैलकुलेशन के बाद समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, इस रिजल्ट को पार्शियल वाले को सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये कुछ ऐसा आएगा, के ऊपर आ जाएगा और इट विल बी के इंटू समथिंग ए एप्सिलॉन अपॉन डी, 3 ऊपर आएगा इनफैक्ट, और ये शायद कुछ 3k अपॉन 1 प्लस 2k, अगर मैं गलत नहीं कर रहा देखिएगा, थ्री के कंफर्म कर लेना यार इसको एक बार, ये इतना ही आना चाहिए, 2d/3 और d/3, 3 ऊपर चला गया, k भी ऊपर चला जाएगा, 2k + 1, ठीक है। तो अब आपका ये वाला कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक था, यानी यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि द कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक इज 3k अपॉन 1 + 2k टाइम्स कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि इसमें पार्शियली फिल किया गया और जिसमें कंप्लीटली फिल किया गया उसमें डायरेक्टली k टाइम्स करेंगे। बोलिए, समझ में आ रहा है तक? यस सर। यस सर। ये सर। पार्शियल कंप्लीट ऑलवेज रिमेंबर, दोनों केसेस हमेशा ध्यान रखिएगा, पार्शियल और कंप्लीट वाला, मतलब वरना फिर वही सब होता है, गलतियां हैं, ये सब वो पॉइंट है जहाँ मिस्टेक होती है पेपर्स में, क्योंकि किताब में तो ये लिख दिया जाता है कि डाइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटेंस k टाइम्स बढ़ जाती है, वो ये भी तो साथ में लिखो ना कि अगर पूरा भरोगे तब, आधा भरेंगे तब थोड़ी होगा k टाइम्स। और ये जो कंसेप्ट अभी आप देख रहे हो, अगर क्लैरिटी हो जाए इसकी, देखो अगर इस पॉइंट की वाकई में क्लैरिटी हो, डाइलेक्ट्रिक की थ्योरी अच्छे से क्लियर हो, तो हम वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक्स में भी इसको हैंडल कर लेंगे। अगर वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया जाए, फॉर एग्जांपल ये x बराबर 0 प्लेट है, ये x बराबर d वाली प्लेट है, एक पर प्लस q चार्ज होना है, एक पर माइनस q चार्ज होना है, और डाइलेक्ट्रिक k गिवन सम फंक्शन ऑफ x, वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक। फॉर एग्जांपल k इक्वल्स टू k नॉट प्लस सम अल्फा अपॉन d मल्टीप्लाइड बाई x टाइप की चीज, या k नॉट बाहर ले लें अगर, सपोज k नॉट इंटू 1 प्लस x बाई डी टाइप की चीज है, फॉर एग्जाम्पल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरिएबल है x के साथ। बट डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल्ड है, डाइलेक्ट्रिक वेरिएबल बट कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमारा कंसेप्ट क्लियर है। किसी भी पॉइंट पर इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक प्लेट से x डिस्टेंस पे जाएं और लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैपिटल ई, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लिखोगे आप, वो क्या लिखोगे, जब ये डाई इलेक्ट्रिक नहीं होते, अगर ये डाई इलेक्ट्रिक्स अगर ना होते यहाँ पर, तो ये दोनों प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते वो होते Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दीज टू प्लेट्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द प्लेट्स ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कही जाएगी। प्लेट के ऊपर जो चार्ज है, ये जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, ये आपके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, इनको जब K से डिवाइड कर देते हैं
तो हमें डाई इलेक्ट्रिक के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। So we will say that electric field is Q upon A epsilon, or K is K naught 1 plus X by D. So basically इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया मेरे को, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा उसके बाद का स्टेप पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है मेरे को, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेट होगा Q बाई A एप्सिलॉन K नॉट, ये D ऊपर चला जाएगा, नीचे D प्लस एक्स हो गया, और इंटू डी एक्स कर देंगे, ई डी एक्स विद लिमिट्स 0 से D तक की। एक सिंपल इंटीग्रेशन होगा ये, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन के नॉट, और जैसे डी एक्स अपॉन डी प्लस एक्स का जो इंटीग्रल बनेगा वो लॉग में हो गया, और ये शायद log 2 आ जाएगा, एंड देन कैपेसिटेंस इज Q बाय डेल्टा V, जो कि A एप्सिलॉन K नॉट डिवाइडेड बाय D इंटू LN2। बस फंडामेंटल पॉइंट क्लियर रहना चाहिए, मतलब फंडामेंटल पॉइंट क्लियर होने से थ्योरी डाइवर्सिफाई नहीं हो पाती है, कि मतलब बहुत ज्यादा कंसेप्ट ऐसे देखने में लग सकता है कि यार ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस। अगर इसको बेसिक लेवल पे देखा जाए तो ये सब एक ही कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं कि हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, एंड हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक के बाद अगला काम है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ कैन वी फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। इस क्वेश्चन को करने का तरीका जो बाकी लोग अडॉप्ट करते हैं वो अलग है। कई सारे इसमें बाकी लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक dx की स्ट्रिप मानते हैं, dx की स्ट्रिप मानेंगे, फिर उसका कैपेसिटेंस निकालेंगे dc, फिर इसको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू करेंगे, वो मतलब सी इक्विवेलेंट के फॉर्मूला लगाते हैं, और हम लोग अपनी सिर्फ बेसिक डेफिनेशन लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट। यस सर। यस सर। चलिए रिवाइज करिए, फिर इसके आगे आप कल करेंगे। रिवाइज करके रखो।